नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों ऊष्मा या हीट। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मैंने लिख दिया है कतई जहर टॉपिक, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से हर शिफ्ट में मुझे क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ लिखा हूँ कतई जहर टॉपिक। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अगर आप मुझसे कहोगे कि 5 स्टार रेटिंग में मुझे इस टॉपिक को कितने स्टार देना है, तो दोस्तों मैं इसे 5 स्टार दूंगा। कितने स्टार दूंगा? 5 स्टार। तो याद रखना दोस्तों, मैंने आपको बता दिया हूं ये जो टॉपिक है ना ऊष्मा, भयंकर महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इसमें दोस्तों आपको 15-16 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। ठीक है, और ये 15-16 क्वेश्चन को दोस्तों आज आप एक बार देख लेना। ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप एग्जाम में 100% सही कर आओगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, समझने लायक कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बस आपको दोस्तों वीडियो को देखना है और मैं जो बोलता हूं दोस्तों उसको सुनना है। ठीक, देखो उस क्वेश्चन नंबर 1 है ऊष्मा का मात्रक है। क्या क्वेश्चन है? ऊष्मा का मात्रक है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में मात्रक, ठीक है, मात्रक टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो याद रखना ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो याद रखना ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है ऊष्मा का मात्रक? जूल। ठीक है, जूल को दोस्तों कैलोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरी भी कहते हैं। याद रखना ऊष्मा का मात्रक जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर किलो कैलोरी भी होता है, तो भैया किलो कैलोरी भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना जूल और कैलोरी दोनों ऊष्मा के मात्रक होते हैं। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? बल का, यानी कि फोर्स का मात्रक होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर डाइन भी तो होता है, तो भैया डाइन जो होता है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है। ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होते हैं। ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल दाब का मात्रक होता है। दाब बराबर क्या होता है भैया? बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यानी कि दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को कहा जाता है पास्कल कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। वाट किसका मात्रक है? तो याद रखना दोस्तों वाट होता है शक्ति का मात्रक, जिसे कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, तो याद रखना वाट शक्ति का मात्रक होता है। और याद रखना दोस्तों एक अश्व शक्ति बराबर होते हैं 746 वाट। कितने वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में? 746 वाट। अश्व शक्ति मतलब दोस्तों हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है दोस्तों ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है। देखो इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूं यदि आप हल्के में लोगे ना, ठीक है, तो आप हल्के में ही लेना। ठीक, और जब क्वेश्चन छपेंगे एग्जाम हॉल में ना, तब आप कहोगे कि सर सनोडिया सर पढ़ा रहे थे, अगर उतना पढ़ लिए होते तो विज्ञान में 20 में से 18-19 स्कोर कर लेते। ठीक, ये क्वेश्चन आपने जीवन में कहीं नहीं देखे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन के आए हैं। ठीक है, और मैंने आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर पूरे साल करा चुका हूं, तो बता चुका हूं कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। ठीक, चलिए डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है। तो सबसे पहली बात तो थर्मामीटर को हिंदी में कहते हैं तापमापी। क्या कहते हैं? तापमापी, मतलब जिससे ताप मापा जाता है उसे कहते हैं तापमापी, और अंग्रेजी में उसको कह देते हैं थर्मामीटर। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? ताप नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है, आपने देखा होगा, आप जाते होगे। ठीक है, कोरोना के समय में आपने देखा होगा जो थर्मामीटर बहुत चला था। ठीक है, यदि डॉक्टरों ने ये सलाह दिया था कि एक एक थर्मामीटर आप अपने घर में रखो। ठीक है, तो देखो अपन उसको जीभ के नीचे लगाते हैं या फिर अपने जो कोहनी बाह होती है ना उसके नीचे लगाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर निकलता है, और उसमें दोस्तों देखा होगा आपने, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का क्या होता है? टेम्परेचर होता है। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो देखो डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर पूछ रहा है। अब डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर देखो, स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ये बिल्कुल नहीं हो सकता है ना।
35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर का जो परिसर होता है ना वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहने का मतलब दोस्तों जो डॉक्टरों के पास थर्मामीटर होता है उसकी सहायता से दोस्तों हम 35 डिग्री से कम तापमान नहीं नाप सकते और 42 डिग्री से ज़्यादा तापमान नहीं नाप सकते। क्या 35 से कम नहीं और 42 से ज़्यादा नहीं, ऐसा टेम्परेचर हम किससे नहीं नाप सकते? डॉक्टरी थर्मामीटर से नहीं नाप सकते। इसलिए इसका परिसर कितना होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मैंने बता चुका हूं 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर होता है। अभी हमने देखे थे डॉक्टरी थर्मामीटर, अब हम क्या देख रहे हैं? प्रयोगशाला थर्मामीटर। मतलब दोस्तों जो लैब होती है ना उसमें थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखो लैब होती है दोस्तों, आपने प्रयोगशाला में देखा होगा, प्रयोगशाला में दोस्तों बहुत कम ताप को मापने की जरूरत पड़ सकती है और बहुत ज़्यादा तापमान को नापने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए याद रखना दोस्तों, प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर होता है 10 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और किसी भी वस्तु का तापमान नापने के लिए क्या करते हैं? हम प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। और डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो मनुष्य के शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम की रिपोर्ट देने के लिए किस तापमापी का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है व्यापम में। कितने बार आ चुका है? 3 बार। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर है मौसम की रिपोर्ट देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी, ठीक, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है मौसम की रिपोर्ट देने के लिए। टेम्परेचर एकदम से दोस्तों ऊपर बढ़ेगा, एकदम से नीचे गिरेगा तो पता चल जाता है कि मौसम कैसे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव होता है। तो याद रखना दोस्तों, आप चूल्हे में रखते हो क्या? एक चूल्हा लिए, चूल्हे के ऊपर रखते हो ठंडा पानी, नीचे जलती है आग, तो ऊष्मा कहाँ स्थानांतर होती है? क्या ऐसा होता है कि ठंडा पानी से आग ठंडी होगी? नहीं, आग गर्म होती है और ठंडे पानी को गर्म करती है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव होता है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। किसकी ओर? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। आप बनाते हो सब्जी, क्या सब्जी बनाते हो ना कभी खाना ना, तो सब्जी बनाते समय आपकी जो चम्मच रहती है, ऐसे डालते हैं अपन चम्मच, तो देखना यहाँ चम्मच सब्जी के अंदर रहती तो गर्म हो जाती है, लेकिन आप जहाँ पकड़ते हो ना, ठीक है, थोड़ी देर चम्मच को सब्जी के अंदर रहने दे दो तो ये वाला जो उसका छुंडी, ठीक है, इसका जो एक सिरा होता है ना दोस्तों, ये भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण जो गर्म वस्तु से हमेशा ठंडी वस्तु की ओर होता है। चलिए, ऊष्मा स्थानांतरण होती है चालन से, संवहन से, विकिरण से, सभी से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है। ठीक है, तो देखो मान के चलिए दोस्तों, चम्मच वाला जो उदाहरण बताया मैंने, ये चम्मच हो गई भैया, ये चम्मच है ना, ये सब्जी में डूबी है। ठीक है, तो गर्म सब्जी में डूबी है, तो यहाँ से उसमें ऊष्मा गर्म वस्तु से कहाँ जा रही है? ठंडी वस्तु की ओर जा रही है, मतलब ठंडी चम्मच, तो ये वाला सिरा भी गर्म हो जाता है। ठीक है, ये होता है चालन। मतलब दोस्तों कोई ठोस पदार्थ है तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो चालन से होता है। ठीक है, अब संवहन का मतलब होता है दोस्तों बहना। ठीक, मान के चलो दोस्तों आपने एक कूलर देखा होगा, ठीक, गर्मी में कूलर रहता है ना, इसमें ठंडा ठंडा पानी गिरता है, इधर से गर्म हवा घुसती है और उधर से ठंडी हवा निकलती है। ठीक है, आलू डाल के सोना नहीं निकालना, यहाँ गर्म हवा घुसती है और ठंडी हवा निकलती है। ठीक है, तो देखो इस कूलर के अंदर पानी गिरता है ना दोस्तों, तो क्या करता है, जब गर्म हवा कूलर के अंदर से गुजरती है तो वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, यदि कोई भी जगह चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडी हो, ठीक है, अगर वहाँ से वायु गुजरेगी तो वो गर्म हो जाएगी। यदि ये गर्म जगह है और यहाँ से वायु जाएगी तो क्या होगी? ये वस्तु वायु गर्म हो जाएगी। और अगर ये ठंडी जगह है और यहाँ से वायु गुजरेगी तो ये वायु कैसे हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठीक है, शीतलहर जिसे हम कहते हैं और लू कहते हैं, वो क्या होता है दोस्तों? संवहन के कारण ही होता है। ठीक है, तो देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है चालन से भी होता है, संवहन से होता है। अब विकिरण क्या होता है? ये होता है भैया आपका सूरज। क्या होता है? सूरज। सूरज आप खड़े हो यहाँ पर, ठीक, ऊष्मा आती है कि नहीं? तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्ट ऊष्मा स्थानांतरण हो जाती है। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है कहलाती है। तो बता दिए मैंने चालन, ठीक, चम्मच वाला उदाहरण। द्रव तथा गैस में ऊष्मा स्थानांतरण होता है। तो याद रखना दोस्तों, द्रव तथा गैस में मतलब दोस्तों पानी हो चाहे क्या हो, आपका कोई भी गैस हो, ठीक है, अगर गर्म जगह से गुजरेगा तो गर्म और ठंडी जगह से गुजरेगा तो ठंडा हो जाएगा। तो ये क्या है, संवहन है, ठीक है। और द्रव तथा गैस में क्या होता है, संवहन से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। तो मैंने अभी बता दिया, विकिरण के द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है बिना किसी माध्यम के, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रम है विकिरण। क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। तो बिना किसी माध्यम के दोस्तों ऊष्मा स्थानांतरण क्या होता है, विकिरण होता है, ठीक है। चलिए, ऊष्मा चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। देखिए, आपने सुचालक कुचालक तो पढ़ लिए होंगे। अब ऊष्मा चालक पदार्थ कौन से होते हैं। स्टील से ऊष्मा जाती है, बिल्कुल, तांबा से भी जाती है, एल्यूमिनियम से भी जाती है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ऊष्मा चालक पदार्थ हैं। मतलब दोस्तों, इनको गर्म करोगे तो ये गर्म हो जाएंगे भैया, ऊष्मा एक सिरे से दूसरे की ओर क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ऊष्मा चालक पदार्थ हैं, या इसे हम सुचालक भी कह सकते हैं, ठीक है, ऊष्मा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मारोधी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मारोधी पदार्थ है। अब यहां अगर धोखा से उसने लिख दिया कुचालक तो आप तो समझ जाते, लेकिन ये ऊष्मारोधी लिख दिया ना, तो आप यहां थोड़ा हड़बड़ा सकते हो, ठीक है। तो ऊष्मारोधी का मतलब होता है दोस्तों कुचालक वस्तु, ठीक है, जिसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। तो लकड़ी में ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, प्लास्टिक में भी नहीं होती, वायु में भी नहीं होती और कागज में भी नहीं होती। तो याद रखना दोस्तों, उपरोक्त सभी क्या है, ऊष्मारोधी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, थल समीर, ठीक, थल समीर के बहने का समय रात होता है, याद रखना। समुद्री समीर के बहने का समय दिन होता है। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय सर्दी, बिल्कुल, सर्दी के दिन में दोस्तों हम गहरे रंग के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। और हल्के रंग के कपड़ा पसंद करने का समय सर्दी। तो ये चीज़ गलत हो गई, क्योंकि हल्के रंग के कपड़े हम गर्मी में पहनना पसंद करते हैं, सफ़ेद कलर की शर्ट, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी तक जो क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने टाइप करके बनाए थे। अब जो क्वेश्चन दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है बने हुए हैं, ठीक है, डायरेक्ट किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर के जल के साथ मिलाकर मिश्रण बना गया तो उसका तापमान क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। तो देखो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम, अधिकतम 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों जल को मिला देंगे तो इनका जो टेम्परेचर रहेगा 30 और 50 के बीच में रहेगा, ठीक। ना तो 30 से कम होगा और ना 50 से ज़्यादा होगा, ठीक। तो 30 तथा 50 के बीच ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा गर्म से ठंडे की ओर होता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के जल में डुबाया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, ठीक है, देखो 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लोहे की गोली है ना, और कटोरी में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का जल है, मतलब दोनों का तापमान सेम है, समझने का प्रयास करना। तो ऊष्मा किस में स्थानांतरण होगा, दोनों चीजें इक्वल तापमान की है तो ऊष्मा किसी में स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर क्या होगी, ऊष्मा स्थानांतरित होगी, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है, इसका दूसरा सिरा ठंडा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी में क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि लकड़ी जो होती है दोस्तों क्या होती है, वो कुचालक होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई को प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। तो याद रखना दोस्तों, स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, वो तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। क्या होता है, स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा जो होता है दोस्तों, तांबा मतलब कॉपर में बहुत अच्छे से ऊष्मा प्रवाहित होती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, उसकी कढ़ाई में क्या किया जाता है, नीचे क्या लगा दिया जाता है, कॉपर की तली लगाई जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, जल की ओर क्या होती है, ऊष्मा अच्छे स्थानांतरित होती है और खाना अच्छे से बनता है, ठीक। चलो, ये होगा टोटल क्वेश्चन एंड, है ना। तो इतने ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे ऊष्मा टॉपिक से, है ना। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, एक बार पूरा वीडियो देख लिया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अब ऊष्मा टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे, मैं ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।